हेलो स्टूडेंट। तो आज हम फिर से आप लोगों को कक्षा 9वीं विषय इतिहास पार्ट 3 भारत की समूह आंतरिक चुनौतियाँ का पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। तो मैं आपको पहले पार्ट सेकंड पढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि पहले हम लोगों ने पूर्वोत्तर भारतीय समस्या से पहले हमने पंजाब में असंतोष, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लैक थंडर के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। और उसके बाद में हमने उत्तर भारत की समस्या के बारे में जानकारी हासिल करी, जिसमें 8 प्रदेशों के नाम आपको बताया गया था। तो उनमें से आप लोगों को मैं मिजोरम के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। तो मिजोरम में बताया है कि स्वतंत्र प्राप्ति के बाद में सरकार ने मिजोबॉल लुचाई टीलों वाले क्षेत्र को स्वायत्ता प्रदान की। स्वायत्ता प्रदान करने के बाद में 1954 में केंद्र सरकार ने भाषावार प्रांत रचना आयोग का गठन किया और गठन करने के बाद में 1960 में मिजोरम में अकाल पड़ा। तो मिजो नेता लाल डेंगा ने जनता के लिए अकाल में सपोर्ट किया, उनके कार्य वगैरह किया, उनके काम में आए, जिस प्रकार से वो उनके नेता बन गए। तो 1961 में एमएनएफ मिजो नेशनल फ्रंट संगठन की स्थापना की और जिसके अध्यक्ष लाल डेंगा बने। तो लाल डेंगा ने त्रिपुरा, मणिपुर और लुशाई टीलों के ग्रेटर मिजोरम अर्थात स्वतंत्र राज्य की मांग की। 1966 के मिजो नेशनल फ्रंट के विद्रोह को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दबा दिया, विफल बना दिया और 1972 को मिजो बहुल क्षेत्र को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। उसके बाद में 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया और मिजोरम को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। उसके बाद में आ रहा आप लोगों को नागालैंड। तो नागालैंड के बारे में बताया था कि जो नागा जाति थी उन्हें योद्धाओं के नाम से भी जाना जाता था। और ये नागा जाति 1946 में कुछ पढ़े लिखे नागा युवकों ने मिलकर नागा नेशनल काउंसिल एनएनसी संगठन बनाया और नागालैंड की स्वतंत्रता की मांग की। और मांग करने के बाद में उन्होंने नागा नेशनल काउंसिल के तहत नागालैंड को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1955 में असम राइफल के सैनिक और स्थानिक लोगों में मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ को दबाने के लिए केंद्र सरकार ने नेपाल के नागा बहुल और सुवेनसांग क्षेत्र को मिलाकर नागालैंड को स्वतंत्र केंद्र शासित या राज्य घोषित कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पे नागालैंड स्वतंत्र हुआ, वो एक राज्य बन गया। उसके बाद में आता असम। तो 1983 में एक घटना घटी कि असम में बांग्लादेशी स्थलांतरित घुसपैठिया नागरिक घुस गए, जिसके कारण वहां के लोगों ने आक्षेप उठाया। उनमें सबसे आगे ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और असम गण संग्राम के परिषद ने आंदोलन किया और उन्होंने कहा कि जो घुसपैठिया है बांग्लादेश के, उन्हें वहां से बाहर निकाला जाए। इस प्रकार से 1985 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री शंकरराव चौहान और असम नेता प्रफुल्ल कुमार महंतो के बीच एक समझौता हुआ और ये निश्चय किया गया कि जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठी वगैरह जो असम में आए थे उनको वापस बांग्लादेश भेज दिया जाए। उसके बाद में 1986 में असम में विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा के चुनाव में प्रफुल्ल कुमार पटेल चुनकर आए और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। इस प्रकार से असम भी एक राज्य घोषित हो गया और स्वतंत्र राज्य बन गया। उसके बाद में आ रहा आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश। तो 1954 में नेपाल क्षेत्र की निर्मित 1972 में हुई और 1972 में से उगते हुए सूर्य का राज्य माना जाता था। 20 फरवरी 1987 को इसे स्वतंत्र संघ राज्य का दर्जा मिला और 1960 से लेकर 2000 तक पूर्वोत्तर भारत में जितने ये जो राज्य है उन्होंने अपनी परिपक्वता दिखाने के बाद में वो आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक, धार्मिक सभी कार्यों में आगे निकलते रहे। इस प्रकार से पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य है वो आगे बढ़ते गए और वो प्रोग्रेस करते चले गए। इस प्रकार से हो गया आपका पूर्वोत्तर भारत की समस्या। उसके बाद में आ रहा आप लोगों का नक्सलवादी। तो नक्सलवादी आंदोलन यानी क्या होता है? तो नक्सलवादी आंदोलन में सबसे पहले ये नक्सलवादी आंदोलन बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबारी में शुरू हुआ और इसका केंद्र पश्चिम बंगाल था। तो नक्सलवादी आंदोलन में कुछ किसानों और कुछ खेतीहारी किसान मजदूरों को मिलाकर एक संगठन की स्थापना किया। 1967 में इन्होंने एक संगठन जो नक्सलवादी बनाकर खेतों के चारों तरफ लाल झंडे गाड़ कर उन्हें अपने अधीन कर दिया। तब से उन्होंने अपना लाल झंडे निशान लगा दिया और धीरे धीरे नक्सलवादी जो थे
वो आतंकवादियों के शरण में चले गए और आतंकवादियों के शरण में जाने के बाद में वो हमेशा जो अमीर जमींदार लोग वगैरह होते, जो किसानों को जो सताते थे, उनको वो लूटते थे और उनको मारकाट वगैरह करते थे। इस प्रकार से धीरे धीरे नक्सलवादियों का दबदबा बढ़ता चला गया और वो आतंकवादियों को उन्हें सपोर्ट वगैरह मिलता चला गया। देखा जाए तो नक्सलवादी इन शॉर्ट में आतंकवादी बन गए और धीरे धीरे वो पूरे भारत में फैल गए। तो कुछ जो राज्य उनमें बताया गया है कि नक्सलवादी आंदोलन ने आतंकवादियों की शरण लेने के बाद में ये आंदोलन आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी, विशाखापट्टनम का कुछ प्रदेश, तेलंगाना के करीमनगर, आदिलाबाद और छत्तीसगढ़ के बस्तर, राजनांदगांव, सुकमा, महाराष्ट्र के भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट, उड़ीसा के कोरापुर में फैल गया। आगे चलकर नक्सलवादियों ने PLGA, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की स्थापना की। आज भी ये इनका संघर्ष चल रहा है। तो PLGA, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की स्थापना करने के बाद नक्सलवादियों का आज भी आंदोलन चल रहा है और वो जमींदारों और पुलिस या सरकार के अगेंस्ट हमेशा उनका आंदोलन चलता रहता। आज भी आंदोलन चल रहा है। उसके बाद में संप्रदायवाद, प्रदेशवाद के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो यहाँ पर संप्रदायवाद के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि संप्रदायवाद यानी क्या। तो धार्मिक दुराभिमान में से संप्रदायवाद का जन्म होता है। अंग्रेजों ने संप्रदायवाद के बीच बोए थे। अपने अपने धर्म के प्रति उचित गौरव का भाव रखना बुरी बात नहीं है, परंतु जब धर्म का गौरव भाव अतिवादिता को लांग जाता है तब उसका रूपांतर दुराभिमान या कट्टरता में होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को संप्रदायवाद के बारे में बताया गया है कि संप्रदायवाद धार्मिक रीति रिवाज को लेकर होता है कि मैं हिंदू, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। तो ये जो जो संप्रदायवाद जो धर्म को लेकर है, तो हर किसी को अपने धर्म में खुश रहना चाहिए, गौरव की बात रखना चाहिए, लेकिन किसी के धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए। जिस प्रकार से आपका धर्म होता है उसी प्रकार से उसका धर्म होता है। स्वतंत्र प्राप्ति से पहले जब अंग्रेजों के ज़माने में जब हम लोग थे, तो हम अपने सब एक दूसरे के त्योहारों, तीज त्योहारों में मिलकर मनाते थे, उनके त्योहारों में आते जाते थे। आज हमारा त्योहार बोले तो हमारे लिए अभिशाप बन गया है। आज हम एक दूसरे के त्योहारों में शामिल नहीं होते थे। जिस प्रकार से लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव मनाने का एक ही मकसद रखा था कि गणेश उत्सव अगर हम मनाएंगे तो जितने भी हमारे भारतीय क्रांतिकारी लोग, उनको मिलने का, जुड़ने का या एक इकट्ठा होने का बहाना मिल जाएगा और इकट्ठा होने के बाद में हम जो सांप्रदायिकता उसे हटाकर एकता की भावना रखकर सबसे मिलजुल कर रहेंगे और अपने त्यौहार मनाएंगे। ऐसा उनका उद्देश्य था गणेश उत्सव मनाना। लेकिन आज गणेश उत्सव मनाना भी एक प्रकार के हमारे लिए अभिशाप बन गया है कि गणेश उत्सव वगैरह तो हिंदू मुस्लिम के दंगे फसाद वगैरह हो जाते हैं, एक दूसरे के त्यौहार वगैरह हो जाते। तो आज हम एक दूसरे के त्योहारों में जाते नहीं और उनमें हमेशा ऑब्स्टेकल निर्माण करते। तो ये सब जो है संप्रदायवाद अंग्रेजों के बीच बोए गए थे। अतः संप्रदायवाद को नष्ट करना है और हमारे देश को विकसित और प्रोग्रेस करना है, डेवलपमेंट करना है, तो हमें संप्रदायवाद की जड़ को उखाड़ फेंकना है। आज हमने अपने संप्रदायवाद को उठाया, धर्म को उठाकर नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे अपने धार्मिक दुराभिमान में जो संप्रदायवाद के बीच बोए जाते हैं या समझो, यहाँ पे बताया गया कि अपने अपने धर्म के प्रति आप लोग गौरव की भावना रखो, लेकिन उतना ही गौरव की भावना दूसरे के धर्म के अनुसार रखो कि जैसा आपका धर्म ऊंचा पवित्र है, वैसे ही सामने वाले व्यक्ति का भी धर्म ऊंचा और पवित्र है। जैसी आपके धर्म के प्रति आपकी भावना रहती है, वैसी दूसरों के धर्म के प्रति भावना रखना चाहिए। इससे हिंदू मुस्लिम राइट्स या दंगे फसाद वगैरह नहीं होते हैं, जो आज भी हम अंग्रेजों के बोए हुए बीच में चल रहे हैं और हम समुदायवाद का हम भाजन बन जा रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे अतिवादिता जो गौरव भाव है, जिसमें आपको बताया गया कि दुराभिमान जो प्रांतवाद, उसे हमने दूर कर देना चाहिए और अपने संप्रदायवाद को नष्ट करके सभी धर्म को एक मानकर उसका आदर सत्कार करना चाहिए। एक दूसरे के तीज त्योहार में हम जैसे ही शामिल हुआ करते थे, वैसे भी आज हमने शामिल होना चाहिए। जो हमारे धर्मों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में जो खाई निर्माण होगी, वो खाइयों को हमें नष्ट कर देना चाहिए। इस प्रकार से हम सांप्रदायिकता को दूर कर सकते हैं और हमारे देश का हम विकास कर सकते हैं। तो हमारे देश के विकास में सबसे बड़ा मुद्दा है संप्रदायवाद, तो हमें उसे हमने हटा देना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो हमारी मीडिया है, जिसे हम मीडिया को स्वतंत्रता का चौथा स्तंभ माना जाता है, आज मीडिया ने पूरी तरह से संप्रदायवाद को एकदम आग में घी का काम किया है। आज वो लगा बुझा कर हमारे समुदायवाद में धर्म के हिसाब से हम लोगों को लड़ा रहे। तो हम लोगों ने
मीडिया की बात ना सुन के उसे पूरी तरह से समझना चाहिए कि ये गलत है या सही है, और उसके गहराई में पहुंचना चाहिए कि वो बात को, वो न्यूज़ को कहाँ तक सही है क्या है, तो तब हमने उस पर अपना डिसीजन लेना चाहिए। संप्रदायवाद के हम शिकार नहीं बनना चाहिए। तो मीडिया जो है, न्यूज़ चैनल्स वगैरह, इनकी रोजी रोटी संप्रदायवाद के ऊपर चल रही है। अतः खुदा ने हमें अगले सलीम दिया है, संप्रदायवाद को हमने आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हाँ एक दूसरे के धार्मिक भावनाओं को समझना चाहिए। जिस प्रकार से आपका धर्म है उसी प्रकार से दूसरा व्यक्ति का धर्म है। इसलिए नेताओं ने भी यहाँ पर संप्रदायवाद को लेकर अपनी रोटी सेकना शुरू कर दिया। अगर संप्रदायवाद की भावना मर जाएगी तो इनकी रोजी रोटी के लाले बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से अंग्रेजों ने जो बीज बोए थे वो बीज आज भी हमारे नेता लोगों ने उसे मुद्दा बनाकर और अपनी रोजी रोटी का एक बहाना बनाकर या उसे स्तंभ बनाकर यूज कर रहे हैं। इसलिए हमने संप्रदायवाद को छोड़ देना चाहिए और हमारे देश की तरक्की पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में आ रहा आप लोगों का प्रदेशवाद। अपने प्रदेश के प्रति अति दुराग्रह अथवा अभिमान रखना ही प्रदेश कहलाता, प्रदेशवाद कहलाता है। जैसे मैं बंगाली, मैं मराठी, इस रूप में अपनी पहचान कराना अलग बात है, परंतु मैं बंगाली, मैं मराठी हूँ इसलिए मैं दूसरे प्रांत के लोगों से श्रेष्ठ हूँ, इस तरह की भावना रखना अनुचित प्राताभिमान हो जाता है। कुछ प्रदेश आर्थिक रूप से पिछड़ गए मगर कुछ लोग आर्थिक रूप से विकसित हो गए। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों का आर्थिक और औद्योगिक रूप से बहुत विकास हुआ है, परंतु ओडिशा, बिहार, असम राज्य आर्थिक और औद्योगिक रूप से अविकसित रह गए। तो ये जो अविकसित राज्य के लोग विकसित राज्यों में आकर अपने धंधे पानी वगैरह रोजी रोटी की तलाश में आते हैं, वहाँ पे काम वगैरह करते हैं और उनको प्रदेशवाद को झेलना पड़ता है। यहाँ पे मैं मराठी, मैं बंगाली, मैं पंजाबी, मैं कन्नड़, तेलुगु, मैं बिहारी, मैं उत्तर प्रदेश, ये सब को झेलना पड़ता है, जिसके कारण जो बाहर के प्रदेश के आए हुए लोग जो विकसित प्रदेश में वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे डेरे से में रहते हैं और वहाँ के लोगों से डर कर वो कार्य करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है, हमें राइट्स ऑफ फ्रीडम, राइट्स ऑफ स्पीच, राइट्स ऑफ बिजनेस, राइट्स ऑफ लाइफ मिले हुआ है, हम कहीं भी रह सकते, कहीं भी जा सकते, कहीं भी बिजनेस वगैरह कर सकते। आज हमें हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन हमें बोल रहा है कि आप कहीं भी जाकर भारत के कोई भी कोने में अपना कार्य कर सकते, काम धंधा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने प्रदेशवाद को भी दूर रखना चाहिए कि हमने हमारे प्रदेश, हमारा जो प्रदेशवाद जो हम, मैं बंगाली, मैं मराठी हूँ, इसमें आप बोलो लेकिन उसमें अपना अभिमान मत दिखाओ और ऐसी भावना मत रखो कि भाई तू बाहर से आया हुआ है, तू बंगाली है, तू उत्तर प्रदेशी है, तू बिहारी है, हाँ तू कन्नड़ है, तू तेलुगु है, तू साउथ इंडियन है, तू नॉर्थ इंडियन है, तू ईस्ट इंडियन है। ऐसी बातें ना करते हुए, एक दूसरे के दिल को ना दुखाते हुए, उन अविकसित प्रदेशों के लोगों का भी हक है कि जो विकसित प्रदेशों में वो अपने काम धंधे और जो क्षेत्र में जाके नौकरी पानी वगैरह कर सके और अपनी जीविका चला सके। तो भारत देश को सबसे ज्यादा जो आंतरिक चुनौतियां, एक संप्रदायवाद है और एक प्रदेशवाद है। तो संप्रदायवाद को हमारे नेता लोग हमेशा इसको ज्वलंत मुद्दा बना के रखते हैं ताकि वो अपनी रोजी रोटी सेक सके। इसलिए हमको खुदा ने अगले सलीम दिया, संप्रदायवाद के हमने शिकार नहीं बनना चाहिए। दूसरा आ रहा आपका प्रदेशवाद। तो प्रदेशवाद में ऐसा होता है कि जहाँ के विकसित प्रदेश के लोग जो रहते हैं वो पूरे निकम्मे हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारा जो प्रदेश है औद्योगिक क्षेत्र के हिसाब से आर्थिक विकास ज़्यादा हो रहा है, इसलिए वो निठल्ले हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वहाँ की जो केंद्र सरकार है वो उनको सपोर्ट करेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिनमें जो काबिलियत है वो उसके हिसाब से नौकरी वगैरह रोजी रोटी कमा सकता है, लेकिन बाहर के आए हुए जो लोग होते हैं जो कम पैसों में अपनी मजदूरी वगैरह करते तो उनको वो मार पीट कर हकालते, तुम कम मजदूरी में कमाई दवाई वगैरह या हमाली वगैरह करते हैं, नौकरी वगैरह करते हैं। यहाँ के स्थानिक लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, हम लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। अतः वो ऐसे जो बाहर के प्रदेश जो आर्थिक अविकसित प्रदेश पिछड़े हुए उन लोगों के ऊपर वो अत्याचार वगैरह करते हैं। अतः उन लोगों में दहशत का वातावरण निर्माण हो जाता है और वो डरे सहमे रहते हैं। अतः ऐसी जगहों में जहाँ जो प्रदेश विकसित है, आर्थिक क्षेत्र के हिसाब से संपन्न है, महाराष्ट्र वगैरह या तमिलनाडु या बिहार या गुजरात, पंजाब, तो ऐसी जगहों में अपने काबिलियत के हिसाब से आपने नौकरी करना चाहिए। कि वो कम पैसों से नौकरी कर रहा है या मजदूरी कर रहा है वो नहीं देखा जाता है, वो अपनी काबिलियत देखी जाती है। आप में काबिलियत नहीं है, आप कम पैसों में नौकरी नहीं करना चाह रहे तो आप ना काबिलियत है, अब नालायक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रदेशवाद को लेके
आपस में एक दूसरे से छीनातान करना चाहिए कि मैं मराठी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं गुजराती हूँ, ऐसी भावना नहीं आना चाहिए। जब ऐसी भावनाएं आ जाती है तब हमारे देश का विकास रुक जाता है। अतः हमारे देश को गैलों को प्रोग्रेस में लाना है तो इन सब चीजों को, प्रदेशवाद को छोड़ना चाहिए। तो ये संप्रदायवाद और प्रदेशवाद आज भी हमारे भारत के सम्मुख एक आंतरिक चुनौती है। अतः भारत सरकार ने इसे निपटना चाहिए और लोगों में से ये भावना निकालना चाहिए कि प्रदेशवाद को नहीं रखना चाहिए और संप्रदायवाद का शिकार नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे आपको बताया गया है कि ओडिशा, बिहार, असम राज्य से आर्थिक और औद्योगिक रूप से वो अविकसित क्षेत्र है, वहां से लोग यहाँ पर कहा महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु में नौकरी पानी व धंधे वगैरह करने आते हैं। तो उनको फ्रीडम रूप से, स्वतंत्र रूप से उनको नौकरी वगैरह, धंधे वगैरह, रोजगार वगैरह कर देना चाहिए ताकि वो अपने अविकसित प्रदेशों में वो कमाई धमाई करके अपने परिवारों का लालन पोषण कर सके। इस प्रकार से आपका भारत के समूह आंतरिक चुनौतियां वाला पार्ट खत्म हुआ। पहला हमने एक वीडियो बनाया था भारत के समूह आंतरिक चुनौतियों में, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट भारत के समूह आंतरिक चुनौतियों का ये हो गया है। इस प्रकार से आज ये पार्ट यहाँ खत्म हुआ है। थैंक यू।